हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द मॉक टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। वैसे तो इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस का वीडियो आप लोगों को मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया था और मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी ने वो पर्टिकुलर टेस्ट फुल डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ दिया होगा। स्कोर खैर जो भी आए, इंपॉर्टेंट यहाँ पर मॉक टेस्ट में है कि जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन से उनका सॉल्यूशन आपको समझ में आना चाहिए और उसी के लिए एक्चुअली ये वीडियो है। सबसे पहले मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख रहा है। क्वेश्चन बोलता क्या है? बोलता है दैट सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? दैट v इज इक्वल्स टू बी dm बाय dx इक्वेशन। पहले ये बताओ क्या ये इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल सर, ये इक्वेशन है। अगर v इक्वल्स टू बी dm बाय dx ये इक्वेशन की मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है? दैट shear force is nothing but that is the slope of bending moment diagram, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये हमने इक्वेशन जरूर पढ़ी हुई है, पर अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो ये एप्लीकेबल नहीं होता फॉर द पॉइंट लोड। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पॉइंट लोड्स। भाई जस्ट पॉइंट लोड पे अगर आप यहाँ पर चेक करोगे स्लोप की वैल्यू तो वो शेयर फोर्स की वैल्यू नहीं देता है ना। कुछ आगे या कुछ पीछे जाना पड़ेगा। तो ये तो सही है, एकदम सही है, सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड क्या बोलता है बी यहाँ पर? दैट एरिया अंडर लोडिंग कर्व रिप्रेजेंट्स शीयर फोर्स। देखिए एरिया अंडर लोडिंग कर्व की बात कर रहा है, इसका मतलब लोडिंग इंटेंसिटी लेट अस सपोज W है तो W इंटू dx विल बी नथिंग बट दैट विल बी द एरिया अंडर लोडिंग कर्व इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी द शीयर फोर्स। सही बात है एक्चुअली, क्योंकि ये जो एरिया अंडर लोडिंग कर्व है ना, ये क्या होगा? दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू बी द टोटल लोड, और जो भी लोड है वही तो एक्चुअली शीयर फोर्स देता है। सही बात है। और ये एक्चुअली आप यूज भी करते हो, जैसे कि अगर मान लीजिए यूवीएल दिया गया है ना, 0 से लेकर 50 किलो न्यूटन पर मीटर वाला एक यूवीएल है 5 मीटर जिसकी लेंथ है। तो अब ये सी बात है, इसके लिए अगर आपको टोटल लोड निकालना है तो लोड निकालने के लिए क्या करते थे? आप इस ट्रायंगल का एरिया लेते थे, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। 125 किलो न्यूटन का टोटल लोड होगा और वही हो जाएगा हमारे लिए शीयर फोर्स। करते भी थे हम लोग। तो एक्चुअली ये भी सही है, यहाँ पर बोला जा सकता है दैट दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? दैट द शीयर हिंज रिलीज कैन रेजिस्ट मोमेंट्स। देखिए अगर मैं शीयर रिलीज की बात करता हूँ, सही शीयर हिंज की बात करता हूँ, तो शीयर हिंज किस तरह का होगा? तो शीयर हिंज कुछ इस तरह का होगा, है ना, कुछ इस तरह का होता है शीयर हिंज। ये है आपका शीयर हिंज। लेट अस सपोज कि इधर से भी एक फिक्स्ड एंड है, इधर भी एक फिक्स्ड एंड है, और ये बीच में कुछ इस तरह का रोलर दिया गया है। तब होगा क्या कि एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, लेट अस सपोज कि ये ए बी और ये है आपका बी सी, तो ए बी और बी सी एक्चुअली यहाँ पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो सकते हैं? इजीली रोटेट नहीं हो सकते, है ना, रोटेट नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, अगर आप इस पे कोई लोड अप्लाई करोगे तो वो लोड इधर से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में रोलर्स हैं। अब क्योंकि फोर्स ट्रांसफर्स नहीं हो रहा, फोर्स जो कि हम लोग बोलते हैं शीयर फोर्स ट्रांसफर्स नहीं हो रहा, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पर? दैट दिस इज योर शीयर हिंज। शीयर फोर्स ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना। सो दिस इज नोन एज शीयर हिंज। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, यहाँ पर रोटेशन अलाउड नहीं है ना। और अगर रोटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब ये मोमेंट कैरी कर सकता है, ये मोमेंट कैरी कर सकता है। तो दिस कैन कैरी मोमेंट, दिस कैन कैरी मोमेंट। और अगर ये मोमेंट कैरी कर सकता है, दैट मीन्स वही सेम चीज दिखिए, दैट दिस रेजिस्ट मोमेंट्स इन योर ऑप्शन नंबर सी, ये भी सही हो जाता है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, मोमेंट हिंज की बात कर रहा है। तो लेट अस सपोज कि ये एक पर्टिकुलर आपका इस तरह का एक बीम है और यहां दिया है आपने मोमेंट हिंज, ठीक है, यहां आपने दे दिया मोमेंट हिंज। तो मोमेंट हिंज क्यों बुलाया जाता है? सबसे पहले तो सवाल ये आता है क्योंकि यहाँ रोटेशन इजीली अलाउड है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, ठीक है।
तो मोमेंट हिंज क्या होता है, ये चीज तो समझ में आ गई सर कि जिसके अबाउट रोटेशन अलाउड है ना। ये फोर्स ट्रांसफर तो कर सकता है, लेकिन अगर इस केस में जरा चेक करो, ये जो भी फिलहाल केस दिया है, अगर इधर से मैं इसको डिवाइड करता हूं और कुछ इस तरह से डायग्राम बनाता हूं, इधर से अगर मान लीजिए कुछ फोर्स एज्यूम कर भी लूं तो वो फोर्स जीरो आ जाएगा। रीजन इज दैट कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, यहाँ पर समीशन ऑफ मोमेंट्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, है ना। वो तो सिंपल सपोर्ट है, तो फिक्स एंड तो है नहीं जहां पर कोई मोमेंट की रिएक्शन आती। तो अब इसी बात है, इस पॉइंट पर क्या देखने को मिलेगा, दैट द समीशन ऑफ मोमेंट शुड बी इक्वल टू बी जीरो। और अगर ये पॉइंट पे मोमेंट जीरो है, कोई और लोड तो है नहीं जो कि इसके मोमेंट को रेजिस्ट कर पाता, इसका मतलब कि इधर फोर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए ऑन द सेकेंड पोर्शन, ऑन द राइट हैंड साइड पोर्शन ऑफ द बीम। इसका मतलब मैं ये क्या बोल सकता हूं कि यहां से कोई लोड ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, देयर इज नो लोड ट्रांसफर, नो लोड ट्रांसफर, है ना। तो अब इसी बात है, ये केस देखने को मिल जाता है जहां पर आपका मोमेंट हिंज लोड ट्रांसफर नहीं कर रहा है, मतलब शियर फोर्स ट्रांसफर नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर डी आपके लिए यहाँ पर ट्रू ऑप्शन बन जाएगा, बिकॉज दिस इज कैन बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मुझे बोलता है दैट इन अ स्ट्रीट ऑफ प्लेन स्ट्रीम द shear strain is equals to be 12 म्यू। अच्छा, shear strain की वैल्यू दिए, ध्यान दीजिएगा, इन एक्स वाई प्लेन, तो इसको लिख देता हूं गामा एक्स वाई इज इक्वल टू भी क्या दिया है, 12 म्यू दिया है। फिर आगे बोलता है दैट द नॉर्मल स्ट्रेन इज जीरो इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन। मतलब मेरे को आगे बोल रहा है एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई दोनों के दोनों ही क्या है, जीरो है। पूछता है डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल ऑफ स्ट्रेन विल बी। देखिए एक्चुअली पूछा गया है डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल ऑफ स्ट्रेन। आप सभी ने स्ट्रेस के लिए तो जरूर पढ़ा है, स्ट्रेस के लिए क्या पढ़ा है सर, याद दिला देता हूं थोड़ा सा। देखो मोहर सर्कल कुछ इस तरह का ड्रॉ होता था और इस तरफ ड्रॉ होता था हमारा शियर स्ट्रेस, इस तरफ ड्रॉ होता था नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। ये पहला पॉइंट आता था आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस पर और बाद वाला पॉइंट आता था मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस पर। डायमीटर की बात कर ले तो ये डायमीटर हो जाएगा कितना, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री लिख देता हूं, ठीक है। अब बात को यहाँ पर समझिए कि सिग्मा वन और सिग्मा थ्री या फिर सिग्मा वन या सिग्मा टू भी बोल देते हैं कई बार, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, इनकी वैल्यू निकालने के लिए भी फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, है ना। मैं स्ट्रेसेस की बात कर रहा हूँ पहले, फिर हम लोग यहाँ पर स्ट्रेन के बारे में बात कर लेंगे। क्या था फॉर्मूला, दैट वाज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू होल स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर। अब एक्चुअली होता क्या, अधिकतर स्टूडेंट्स को स्ट्रेस वाले पार्ट में तो कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन स्ट्रेन जहां सवाल आ गया तो वहां पर दिक्कत हो जाती है ना। अब देखो एक्चुअली ये फॉर्मूला है जो कि आपने स्ट्रेस के लिए पढ़ा है। स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्ट्रेन मतलब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात है एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन थ्री लिखेंगे, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन्स लिखेंगे अपन, ठीक है। क्या फॉर्मूला बनेगा, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाय टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाय टू होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से लिख देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला वही है, जहां शियर स्ट्रेस था वहां पर शियर स्ट्रेन आ गया, जहां पर आपका नॉर्मल स्ट्रेस था वहां पर नॉर्मल स्ट्रेन आ गया, ठीक है। लेकिन सर ये तो सिग्मा वन सिग्मा थ्री का यहाँ पर फॉर्मूला था, डायामीटर ऑफ मोहर सर्कल पूछा था तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, दैट वाज नथिंग बट दैट वाज इक्वल टू बी सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, है ना। या फिर अगर इसको मैं लिखना चाहूं यहाँ पर तो क्या लिख सकते थे, ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ना, ये बच जाएगी फॉर्मूले में से, है ना। क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करोगे एक बार पॉजिटिव ले लेना एक बार माइनस ले लेना, क्या होगा सब्ट्रैक्ट करने पे दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये वाली टर्म सब यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी सब्ट्रैक्ट करने पे सिग्मा वन और सिग्मा टू को या फिर सिग्मा वन और सिग्मा थ्री को, ठीक है। तो यहाँ से बचता क्या है, दैट इज इक्वल टू बी एप्सिलॉन एक्स, मैं सिग्मा के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो इसको मैं लिख देता हूँ सिग्मा एक्स, नॉट एप्सिलॉन, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू होल स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर। अभी फिलहाल मेरे को एप्सिलॉन के टर्म्स में लिखनी थी वैल्यू,
तो डायमीटर का वैल्यू मैं डायरेक्टली अब चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके ही लिखता हूँ, है ना। सिग्मा एक्स की जगह क्या लिखना चाहिए, एप्सिलॉन एक्स। क्या है वैल्यूज, 0 है मेरे पास, तो अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 0/2। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट स्क्वायर तो हो गया 0, है ना। सेकेंड टर्म में क्या दिख रहा है, 12 म्यू दिया हुआ है हम लोगों को, तो 12 म्यू का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बात है ये कितना आ जाएगा, 12 म्यू। तो दिस इज द डायमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। तो डायमीटर का आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12 म्यू। ये क्वेश्चन इजी था, है ना। रेडियस पूछा होता तो आंसर क्या आ जाता, दैट इज 6 म्यू। ठीक है, इसलिए 6 म्यू आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया गया था, ताकि कहीं अगर आप फंसना चाहो तो फंस लो, है ना। जाल तो बिछाना पड़ेगा ना, तभी तो स्टूडेंट फंसेगा। अभी फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अजम्पशन ऑफ थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग। कौन सा इनमें से जो एजम्पशन है वो गलत है। क्या बोल रहा है, पहले ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ बीम रिमेन्स प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द न्यूट्रल एक्सिस। ट्रांसवर्स सेक्शन की बात कर रहा है। देखो जरा, ये है, अगर मान लीजिए आपकी बीम, यहां पर आपने कहीं कट किया, लेट अस सपोज इधर आपने कट किया, तो कट करने पे एक सेक्शन कट हुआ, है ना। अगर ये बेंड हो जाए, मान लीजिए कुछ इस तरह से ये बेंड हो गई अपनी बीम, तो ये पक्की बात है बेंड होगी। तो यहाँ पर जब अगेन मैं कट करूंगा, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, कट करने के बावजूद ये जो पर्टिकुलर प्लेन है, दिस विल रिमेन प्लेन, दिस सेक्शन विल रिमेन प्लेन। ठीक है, तो ये एकदम सही एजम्पशन है भाई, इसको गलत नहीं बोला जा सकता है ना। तो ये तो एकदम सही है, और बहुत बार आपको क्वेश्चन में भी ये वाला एजम्पशन का मतलब बार बार पूछा गया। इसका मतलब हो जाता है कि भैया जो स्ट्रेन है वो भी क्या रहेगा, लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा विद द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है सर, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सेकंड बोलता है दैट यील्ड लिमिट इज नॉट एक्सीडेड फॉर मटेरियल इन कंसिडरेशन। भैया ऐसा नहीं है, यहाँ पर यील्ड लिमिट की बातें नहीं करते हम लोग, यील्डिंग तक तो पहुंचते ही नहीं है। हम ये एज्यूम करते हैं कि भैया हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। और अगर हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ये अगर मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि भैया इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक की ही बातें होंगी, यील्डिंग तक की बातें नहीं होती हैं। गलत हो जाएगा ये। थर्ड देख लेते हैं, यंग्स मॉडुलस वैल्यू इज सेम इन कंप्रेशन एंड टेंशन। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए यहाँ पर जब आप डायग्राम बनाते हो ना स्ट्रेसेस का, तो वो डायग्राम में ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप सेम रहता है। कि स्लोप क्यों रहते हैं सेम, क्योंकि ई की वैल्यू सेम है कंप्रेशन और टेंशन दोनों में। कंप्रेशन ऊपर आता है जनरली और नीचे आता है टेंशन, अगर लोड लग रहा है कुछ इस तरह का। तो सभी को पता है ये बात, तो है ना। लोड कैसा लग रहा है इस पर डिपेंड करेगा कि कहाँ कंप्रेशन है और कहाँ टेंशन है। आगे बढ़ते तो ये एकदम सही है कि भैया ई की वैल्यू दोनों ही केसेस में सेम ली जाती है एज अवर एजम्पशन। चौथा क्या बोलता है, दैट बीम मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी शियर फोर्स। भैया तभी तो प्योर बेंडिंग बोला जा रहा है। प्योर बेंडिंग बोल रहा हूं, इसका मतलब ही क्या है, प्योर बेंडिंग का मतलब ही यही है दैट योर शियर फोर्सेस 0 या फिर बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। मैं यहाँ पर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट वाली बातें करता हूँ। ठीक है, तो एकदम सही है ये भी। कौन सा ऑप्शन पे टिक कर दोगे, आंसर मिल ही चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो भैया जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बड़ा अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है। क्या बोलता है, दैट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर ए बी 4a long is supported from below on the free end D of the cantilever CD 2a long through a roller as shown in the figure. The two beams are uniform and have equal flexural rigidity and carry a UDL intensity of W kilonewton per meter। ठीक है भैया, W पर यूनिट लेंथ दे दिया गया है। पूछता है कि भैया मोमेंट की वैल्यू क्या होगी एट पॉइंट सी। भैया देखो, सी पर अगर मोमेंट निकालना है तो उसके पहले अपने को यहाँ पर रिएक्शन पता होनी चाहिए बिटवीन दिस पर्टिकुलर टू डिफरेंट बीम्स, है ना। दोनों बीम्स को सेपरेट किया गया है बाय अ रोलर। लेकिन बात यहाँ पर समझो कि ये जो रोलर है ना, रोलर की बड़ी खासियत है कि ये लोड ट्रांसफर कर सकता है, ये वर्टिकल लोड इजीली ट्रांसफर कर सकता है। तो लेट अस सपोज कि एक पोर्शन है हमारा बीम का ये वाला, ये है पोर्शन, है ना।
यहाँ पर ऑब्वियसली बात है यूडीएल भी लगा है, और इधर से फाइनली यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शन मिल रही, लेट अस सपोज आर। ठीक है, अच्छा दूसरा पोर्शन क्या है, दूसरा पोर्शन है सर ये वाला, ये है हमारा पॉइंट फिक्स्ड एंड इधर से लग रहा है एक पॉइंट लोड आर, और ये लग रहा है यूडीएल भी। ठीक है, तो ये दो पोर्शन हो गए, जितना रिएक्शन अपवर्ड में लग रहा है उतना ही रिएक्शन डाउनवर्ड में लगेगा, तो आर की वैल्यू तो दोनों ही केसेस में सेम रहेंगी, है ना। तो मैं यहाँ पर अगर आपको पूछता हूं कि भैया देखो डिफ्लेक्शन, क्योंकि पॉइंट बी है तो दोनों में सेम ही ना, पॉइंट बी है तो दोनों में सेम, वैसे तो डी लिखा था क्वेश्चन में, बट शायद समझ में तो आ चुकी होगी बात, है ना। तो अभी मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऑफ बी विल रिमेन सेम, विल बी सेम फॉर बोथ द बीम्स, हाँ या ना, फॉर बोथ द बीम्स, यस और नो। अब डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की मैं अगर बात कर लेता हूं सबसे पहले फॉर द ए बी पोर्शन, फॉर द ए बी पोर्शन, तो देखो ए बी पोर्शन ये रहा ए बी, एक तो यूडीएल की वजह से डाउनवर्ड यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल रेस्ट टू पावर, यूडीएल है तो हो जाएगा डब्ल्यू एल रेस्ट टू पावर 4/8EI, ठीक है ना। तो डब्ल्यू एल की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी फिलहाल, 4A रेस्ट टू पावर 4/8EI, दिस इज फॉर द ए बी पोर्शन। लेकिन ये तो सिर्फ यूडीएल की वजह से डाउनवर्ड हुआ, अपवर्ड भी तो होगा बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन की वजह से भी तो अपवर्ड आएगा, कितना आएगा भैया, कैंटिलीवर के फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, दैट इज WL³/3EI होता है, माइनस लिख दूंगा यहाँ पर, क्यों, W की जगह क्या लिखूं, R, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अपवर्ड है ये डिफ्लेक्शन, इस रिएक्शन की वजह से अपवर्ड डिफ्लेक्शन आएगा, इसलिए उसको नेगेटिव लिख रहा हूं, माइनस R, व्हाट इज लेंथ, 4A³/3EI, ठीक है। वहीं इसी के अलावा बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन देखना है फॉर द BC पोर्शन ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल सकता हूं कि अगेन डी पर लग रहा है क्या अपना पॉइंट लोड, तो दैट इज R इंटू 2A³/3EI, ठीक है, ये हो गया डाउनवर्ड वाला, एंड इसी तरह से डाउनवर्ड होगा अपना यूडीएल की वजह से भी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी W इंटू 2A रेस्ट टू पावर 4/8EI। पूरी इक्वेशन में देखो जरा, ए तो कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, R और W, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से, फॉर आप R की वैल्यू निकाल लेंगे, बोलो यस और नो। R की वैल्यू जो आ जाती है दैट विल कम अप टू बी इक्वल्स टू बी 5/4 इंटू W इंटू A, ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट यहाँ पर कर लीजिएगा। बट ये तो होगी बात रिएक्शन की, पूछा क्या गया था, पूछा गया था कि भाई पॉइंट सी पर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा मोमेंट, तो मोमेंट एट सी पूछा गया है, मोमेंट एट सी पूछा गया है। भैया क्या कर लेते हैं, यहाँ खड़े हो जाओ और लेफ्ट हैंड साइड में चेक कर लो भैया कहाँ कहाँ दिख रहा है, कौन कौन सा फोर्स दिख रहा है। तो एक फोर्स तो दिख रहा है, ये खड़े हो गए इधर, ये कैंटिलीवर, जरा चेक कर लो, कैंटिलीवर वापस से दिखा देता हूं, इतना पोर्शन आपको चेक करना है सर, ठीक है, दिख रही है बाउंड्री आपको, इस पोर्शन को आपको चेक करना है सर। क्या दिख रहा है, एक तो पॉइंट लोड लग रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2A, कितना है पॉइंट लोड, दैट इज इक्वल्स टू बी 5/4 WA इनटू कितने डिस्टेंस पर है, 2A डिस्टेंस पर है, ठीक है, डाउनवर्ड है यहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट होगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा, नेगेटिव अभी बाद में लिखता हूं, बट इन द सेम वे यहाँ पर ये यूडीएल की वजह से भी आएगा बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव, है ना, क्राइंग फेस बन रहा है, इस तरह से बेंड होगा ना भाई, ये क्राइंग फेस हो गया ना, दोनों की वजह से, यूडीएल की वजह से भी और पॉइंट लोड की वजह से भी, है ना, प्लस यहाँ पर अपना यूडीएल है कितना, दैट इज इक्वल टू बी W इंटू A, कहाँ एक्ट कर रहा होगा, A/2 डिस्टेंस, अच्छा सॉरी, लेंथ यहाँ पर A नहीं है, लेंथ है यहाँ पर 2A, तो लोड हो जाएगा W इंटू 2A, कहाँ एक्ट कर रहा होगा, A डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं सर, सॉल्व करके ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू बी और 5/2 WA² प्लस 2WA², ठीक है, पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा, तो पूरे को सॉल्व करके आ जाएगा 9/2 WA², अब 9/2 WA² कुछ और नहीं बल्कि 4.5 बोला जा सकता है, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू बी 4.5 WA² विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा,
लेकिन क्वेश्चन हो जाता है अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन की पहले भी प्रैक्टिस की हुई है तो। ठीक है, अधिकतर स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से इजी लगा होगा ये क्वेश्चन। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, that a steel pipe of 50 mm outer dia transmits a torque of 375 pi न्यूटन मीटर। भैया टॉर्क की वैल्यू क्या दे दी गई है, 375 पाई न्यूटन मीटर, विदाउट एक्सीडिंग द शियर स्ट्रेस ऑफ, भैया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या दे दिया गया है, 75 न्यूटन पर एमएम। अच्छा, आउटर डायमीटर भी दिया हुआ था, दैट इज 50 mm। तो जो दिया है वो लिख लेता हूं यहाँ पर। द थिकनेस अवेलेबल वैरी फ्रॉम 4 mm टू 10 mm इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 2 mm, मतलब 2 mm के इंक्रीमेंट, मतलब 4 mm का है हमारे पास, 6 mm का है और 8 mm का और 10 mm की थिकनेस वाले पाइप मेरे पास अवेलेबल है। पूछता है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ पाइप टू बी कंसिडर्ड सच दैट बोथ स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमी इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो भैया काम करते हैं, पहले इंटरनल डायमीटर निकाल लेते हैं, क्योंकि थिकनेस की बातें कर रहा है। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया आपको डायमीटर निकालना पड़ेगा इंटरनल वाला। और आप सभी को फॉर्मूला पता है किसका, शियर स्ट्रेस का, क्योंकि यहाँ पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू दे दी गई है। तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू भी क्या होता है, टी बाय जे। ठीक है, टी बाय जे, पोलर सेक्शन मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल मेरे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, दैट इज 75 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, पर एमएम स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पर ही गलत हो रहा है, क्वेश्चन में भी गलत दिया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसके जगह ही टी टॉर्क की वैल्यू मेरे को पता है, दैट इज 375 पाई है। अब जे की वैल्यू क्या होती है, तो जे इज नथिंग बट दैट इज आईपी अपॉन आर मैक्स, है ना। आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज पाई बाय 32। ठीक है, पोलर की बात हो रही है। आउटर डायामीटर रेस्ट टू पावर 4 माइनस इनर डायामीटर रेस्ट टू पावर 4 इनटू आउटर डायामीटर बाय 2, ये हो जाएगा पूरा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, चलिए लगे हाथ फटाफट। 75 इज इक्वल्स टू बी, क्या लिख दूं, पाई और पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर लिख सकते हैं 375 इंटू आउटर डायमीटर कितना है, दैट इज 50 mm, तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय, पाई और पाई कैंसिल आउट हो चुका है, 1/32 लिख देता हूं इधर, और इसको लिख देता हूं 25 स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर। डी आई इज नथिंग बट दैट इज द इंटरनल डायामीटर। तो यहां से आप इंटरनल डायमीटर इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्रिटिकल डायमीटर आएगा, है ना, तो डी आई इंटरनल डायमीटर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू बी 38.73 mm। अब हमें पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया था थिकनेस। अब ये थिकनेस क्या हो जाएगी, थिकनेस इज नथिंग बट दैट इज इंटरनल डायमीटर एंड आउटर डायमीटर में जो डिफरेंस है वो एक्चुअली 2 थिकनेस के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखो भैया ये है आपका कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, एक थिकनेस इधर दिख रही है डायमीटर में और एक थिकनेस इधर दिख रही है, 2t के बराबर होगा, है ना। सो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो t की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज द थिकनेस। ठीक है, आउटर डायमीटर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू बी 50 mm माइनस 38.73 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, है ना। आंसर इजीली मिल जाएगा, क्या आ रहा है देखो यहाँ पर 11.27 आ रहा है, उसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये आ जाएगा 5.63 mm, है ना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 5.63 mm वाला तो थिकनेस है ही नहीं। कौन कौन से अवेलेबल थिकनेसेस है, अवेलेबल थिकनेस इज 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा 2 भी नहीं था, 4 है डायरेक्टली, है ना। तो 4 नहीं दे सकते, ऑब्वियस सी बात है, 6 दिया जा सकता है, और 6 में क्या है, मटेरियल भी कम लग रहा है और जो स्ट्रेंथ कंसिडरेशन है वो भी फुलफिल हो पा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 6 mm, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। राउंड ऑफ करके इसको 4 मत बोल देना यार, क्यों, क्योंकि 4 में तो आपका स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, है ना। और क्वेश्चन में तो ये साफ साफ बोला है ना कि स्ट्रेंथ कंसिडरेशन भी ध्यान रखना है, सिर्फ आपको रुपये का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आपको इकोनॉमी का ध्यान नहीं रखना है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दैट अ बार ऑफ वैरिंग क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्सेस एज शोन इन द फिगर। बोलता है कि भैया टोटल स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू दे दी गई है इन टर्म्स ऑफ दिस। भाई टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या दिया गया है, कैपिटल यू इज इक्वल टू भी दिया है एल पी स्क्वायर बाय ए ई इंटू अल्फा। पूछता है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा।
मतलब टोटल स्ट्रेन एनर्जी लिखनी है। तो सबसे पहले तो आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो स्ट्रेन एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर बार सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्सेस इज गिवन एज पी स्क्वायर एल बाय 2a, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमारा जो टोटल डायग्राम है उसको कुछ पोर्शंस में डिवाइड किया जा सकता है ना। क्या डिवाइड कर सकते हो, देखो जरा यहाँ पर से नाम दे देता हूं मैं हर एक पर्टिकुलर पोर्शन का। एक तो हो गया ये ए पॉइंट, दूसरा यहाँ पर फोर्स लग रहा है और बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो रहा है, दैट इज बी पॉइंट। ठीक है, इधर फोर्स लग रहा है तो दिस इज योर सी पॉइंट। इधर क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए दे देता हूं नाम डी पॉइंट। इधर से फोर्स लग रहा है ना, वैसे एल बाय 2 से लगाना चाहिए था। इधर लग रहा है फोर्स, दैट इज ई, और ये वाले पॉइंट का नाम दे देता हूँ एफ। मुझे क्या करना होगा, हर एक पोर्शन का स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए हर एक पोर्शन में कितना कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले मैं कर देता हूं क्या, दैट फोर्स इन ई एफ कितना हो जाएगा। तो देखो भैया ई एफ का डायग्राम बना दूं, यहाँ पर इधर से लग रहा है एफ, फोर एफ से क्या एक्ट कर रहा है, टेंसाइल फोर्स, दैट इज पी। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है इधर से रिएक्शन भी आएगी, सेम आएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम की बातें हैं, है ना। तो दोनों तरफ से सेम सेम फोर्स होना चाहिए, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू बी पी, है ना। तो व्हाट विल बी द फोर्स इन ई एफ, दैट इज इक्वल टू बी पी। डन, क्लियर। अब सवाल आता है कि सर इसी के साइड वाला एक और पोर्शन है, कौन सा, दैट इज डीई, है ना। अब डीई पे क्या एक्ट कर रहा है कि सर इस तरफ से एक्ट कर रहा है पी, ऑलरेडी ये वाला जो ऑलरेडी दिया था डायग्राम में। बट ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन दिख रही है, ये रिएक्शन भी तो एक्ट कर रही है, और रिएक्शन की वैल्यू भी क्या है, पी है, दिख रही है रिएक्शन। अब ये रिएक्शन एफ पर इस डायरेक्शन में लग रही है टूवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द ई एफ, तो भैया डीई पोर्शन पे क्या आएगा, राइट हैंड साइड में। ठीक है ना, समझ में आ रही बात, आगे बात। लेकिन ऑब्वियस सी बात है सर, इधर से क्या दिख रहा है कि ई पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट force in your DE portion is zero. In the same way force in your CD भी जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर CD और DE में कोई आपने एक्स्ट्रा फोर्स तो लगाया नहीं ना, पर फोर्स तो यहाँ लगा था ना, है ना। यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं फोर्स, डी पॉइंट पे तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं गया। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जितना फोर्स डी में है उतना ही CD में रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स तो लगा दो, तब तो फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज होता। ठीक है सर, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है सर फोर्स इन बीसी पोर्शन। तो भैया देखो बीसी में यहाँ पर मुझे ऑलरेडी पता था कि सी पर पहले से लग रहा फोर्स कितना था, जीरो था, लेकिन सी पर अप्लाई किया गया है कितना फोर्स, 2p, ये वाला 2p दिख रहा है डायग्राम में, रहा है सर। अब आगे क्या बोल रहा है कि सर अगर इधर से 2p लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये रिएक्शन की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 2p की बराबर आएगी फॉर द इक्विलिब्रियम। तो क्या आ जाएगा, दैट इज 2p इज द फोर्स। सिमिलरली व्हाट इज द फोर्स इन ए बी पोर्शन, तो भैया ए बी पोर्शन के लिए डायग्राम बना दो पहले। दिख रहा है डायग्राम, दिख रहा है सर। देखो इधर रिएक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर रिएक्शन आ जाएगी किसमें, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। आर की वैल्यू क्या है, दैट इज 2p, पर ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है कितना, 3p का, ये आ गया 3p। तो व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स इज p, नेट फोर्स इज p इन दिस डायरेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से रिएक्शन भी आ जाएगी p, कैसा है, कंप्रेसिव है। ठीक है, तो दिस इज अ फोर्स इन ए बी। पूछा क्या गया था, स्ट्रेन एनर्जी पूछा गया था, वैल्यू पुट कर देते हैं चलिए, है ना। सबसे पहले सभी कॉलम्स का, सभी पर्टिकुलर मेंबर्स का मेरे को एडिशन करना है। सबसे पहले में दिख रहा है पी, ठीक है, पी, पी ठीक है, लेकिन सर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर वाला, है तो पी का स्क्वायर इनटू लेंथ। मैं फॉर ई एफ की बात कर रहा हूं, लेकिन ई एफ पोर्शन की लेंथ बताओ जरा कितनी है, एल बाय 2 बाय 2e, ठीक है, प्लस फिर अगेन सेकंड देखो सी से लेकर ई तक यहाँ पर फोर्स क्या है, जीरो है, मतलब इसमें तो आएगी नहीं यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी, फोर्स ही जीरो है। तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारा बीसी पोर्शन, इस पे हमें फोर्स ऑलरेडी पता है, दैट इज 2p। तो फोर्स इज 2p स्क्वायर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर इसके पहले ई एफ पोर्शन के लिए लिखा जरूर है, लेकिन उसके लिए एरिया था 2a, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरिया वाला भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए साथ ही साथ। ठीक है, आगे बढ़ लेता हूं क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है, उसको मैंने कंसिडर नहीं किया था। अब
ये बीसी पोर्शन की लेंथ कितनी है, दैट इज L/2 बाय 2A। थर्ड ए बी पोर्शन की बात कर लेते हैं, तो ए बी पोर्शन में यहाँ पर फोर्स कितना है, दैट इज पी स्क्वायर, लेंथ की वैल्यू L एंड 2A, एरिया की वैल्यू अगेन ट्वाइस है ना, 2A लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये 2A। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, क्या लिख देता हूं यहाँ पर, P²L/A मैं कॉमन ले लेता हूं। फर्स्ट पोर्शन में देखो जरा, 1/2 ऑलरेडी दिख रहा है और नीचे दिख रहा है 2 और 2 दैट इज 4, दैट इज ये हो जाएगा 1/8 प्लस सेकंड वाली टर्म में देखो 2 और 2 ऑलरेडी दिख रहा है, मतलब 1/4 आ जाएगा। और थर्ड टर्म में क्या दिख रहा है, अच्छा ये थर्ड टर्म थी, सेकंड टर्म में क्या दिख रहा है 2P मतलब 4, और नीचे आ जाएगा 4 अगेन, तो इसको 1 ऐड कर देता हूं, है ना। सबको आप सम अप कर दीजिए, सम अप करके यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूं मैं इधर, कि वैल्यू क्या आ जाएगी, सर एलसीएम ले लेते हैं 8 अगर, तो यहाँ पर बचेगा 8 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू बी नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी, और कितना आ जाएगा 11/8, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट दैट इज 11/8 P²L/A। तो यहाँ पर पूछा गया था अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 11/8, हेंस अल्फा इज नथिंग बट 11/8 मतलब 1.375, 1.375 यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ गई, और यही पूछी गई थी आपको वैल्यू, ठीक है। था इजी, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट ठीक है, टाइम आप लगा सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो आराम से 3 मिनट से ज्यादा भी लोगे तो भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है दैट द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ अ लोडेड बीम इज शोन इन द फिगर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम इज। भाई मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है और शियर फोर्स डायग्राम दिया गया है, ऑब्वियसली बात है सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि किस तरह के लोड्स है, यहाँ पर कहाँ रिएक्शन हो सकती है ना। तो यहाँ अगर आप चेक करें तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा दिख रहा है, बेरिंग है, इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि एक यूडीएल यहाँ पर प्रेजेंट होगा, बिकॉज शियर फोर्स डायग्राम इज लीनियर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसी की इंटेंसिटी निकालना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज नथिंग बट दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, यस और नो। तो यहाँ पर अगर मैं ए टू बी बात कर लेता हूं, देखिए ए से लेकर बी तक मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर है शियर फोर्स 14 और इधर है शियर फोर्स कितना 2, so this is the change that is 14 minus 2, but what is the distance, that is equals to be 2 again। तो अगेन ये वैल्यू मिल जाती है 6 किलोन्यूटन पर मीटर की लोडिंग इंटेंसिटी है ए से लेकर बी तक। इन द सेम वे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लोडिंग इंटेंसिटी निकालता हूँ बिटवीन बी एंड सी, तो वहां पर भी क्या चेंज देखने को मिल रहा है, 19 इधर है और इधर है 13, है ना। तो 19 माइनस 13 अपॉन 1 बोलूंगा तो ये वैल्यू भी आ जाएगी 6 किलोन्यूटन पर मीटर की। इसका मतलब बी से लेकर सी तक भी सेम यूडीएल है। हाँ लेकिन सर बी पॉइंट पर एकदम से क्या देखने को मिल रहा है, दैट देयर इज अ सडन चेंज इन द शियर फोर्स। तो व्हाट इज द पॉइंट लोड एट, व्हाट इज द पॉइंट लोड एट बी। तो अब ये सी बात है, एकदम से अगर शियर फोर्स चेंज हुआ मतलब वहां पर पॉइंट लोड होगा कितने का, 13, बट देखिए यहाँ पर 13 जो है वो नेगेटिव में है एंड यहाँ पर 2 पॉजिटिव में है, सो ऑब्वियस सी बात है टोटल चेंज कितना आ गया 15 किलो न्यूटन का आ गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट लोड लग रहा है। इन द सेम वे ए और सी पर भी एकदम से सडन चेंज देखने को मिल रहा है शियर फोर्स में, इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ पॉइंट लोड है या फिर रिएक्शंस हैं। मैं देखिए यहाँ पर ए पर रिएक्शन लिख देता हूँ और सी पर एक रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। इन द सेम वे बी पॉइंट पर एक लगा देता हूं पॉइंट लोड 15 किलो न्यूटन का, 15 कैसे आया ये भी क्लियर है। और पूरे के पूरे में ही यहाँ पर एक यूडीएल अप्लाई कर देते हैं। यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी होगी वो भी हमने निकाली 6 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है सर। तो ये बन गया हमारे पास लोडिंग डायग्राम फॉर द बीम। अब सवाल ये आता है इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी अंडर द पॉइंट लोड, है ना। निकाल लेते पॉइंट लोड पर, है ना। अच्छा यहाँ पर हम लोग को रिएक्शन पता है दैट इज 19 किलो न्यूटन, इधर हमें पता है रिएक्शन दैट इज अगेन 14 किलो न्यूटन। तो मैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट लिख देता हूँ, इधर खड़े होकर राइट हैंड साइड वाले लोड्स को चेक करूंगा। तो पहला दिख रहा है 19 कितने मीटर के डिस्टेंस पर, 19 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो इंटू 1।
अपवर्ड है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली बात है बेंड करेगा कुछ इस तरह से, मतलब स्माइलिंग फेस बनेगा, यहाँ पर सेट कर्व बनेगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ले लेता हूँ। फिर इन द सेम वे ये जो यूडीएल दिख रहा है, ये यूडीएल की वजह से लगेगा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, माइनस साइन लिखा है, लेकिन लोड कितना है, दैट इज 6 किलो न्यूटन पर मीटर का 1 मीटर लेंथ में। कहाँ एक्ट कर रहा होगा, 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर। तो अगेन इसको मैं लिख सकता हूँ 19 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू बी 16 किलो न्यूटन मीटर। तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आंसर आया है 16, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। तो इजी था क्वेश्चन मेरे हिसाब से, बट हाँ अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी तो इसको आप ओरली भी कर सकते थे। मैंने लिख कर दिया है ताकि आपको सॉल्यूशन समझ में आ पाए। आगे बढ़ते चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल सकते हो, बोलता है that a simply supported beam of a span 10 meter carries a UDL of 1152 Newton per meter over the entire span। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है कुछ इस तरह की, जिसमें पूरे में यहाँ पर एक्ट कर रहा है क्या, एक यूडीएल। अच्छा, यूडीएल की इंटेंसिटी दे दी गई है 1152 न्यूटन पर मीटर। फिर आगे बोलता है दैट द बीम इज प्रोब्ड एट द मिडल ऑफ द स्पैन, What should be the amount by which the prop should yield। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉप दिया, मतलब एक बीच में एक और सपोर्ट है ना। लेट अस सपोज कि ये यहाँ पर सपोर्ट है और टोटल डिस्टेंस दोनों ही तरफ से 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसको मिड पॉइंट बोला गया है, और 10 मीटर का मिड पॉइंट मतलब 5 मीटर पे आएगा। आगे बोलता है व्हाट शुड बी द अमाउंट बाय विच द प्रॉप शुड यील्ड इन ऑर्डर टू मेक ऑल द रिएक्शंस इक्वल। ठीक है भैया, ई की वैल्यू दे दी है, आई की वैल्यू दे दी गई थी। देखिए यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूं कि तीनों ही सपोर्ट्स पे बराबर बराबर रिएक्शन है, तो ये बात तो क्लियर है कि जो भी टोटल लोड है वो डिवाइड हो जाना चाहिए इन ऑल द 3 सपोर्ट्स। तो व्हाट इज द टोटल लोड, व्हाट इज द टोटल लोड, दैट इज नथिंग बट दैट इज 1152 न्यूटन पर मीटर इज द लोडिंग इंटेंसिटी फॉर 10 मीटर, दैट इज इक्वल टू बी 11520 न्यूटन, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिएक्शंस की बात कर लेता हूँ, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे, तो रिएक्शंस तीनों में ही क्या आनी चाहिए, बराबर बराबर आनी चाहिए एज स्टेटेड बाय द क्वेश्चन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू बी 11520 बाय 3 न्यूटन। डन, पक्की बात है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ कि जो नेट डिफ्लेक्शन है ऑफ दिस पर्टिकुलर सपोर्ट बी इज लेट अस सपोज डेल्टा, जिससे वो यील्डिंग हुई है, तो मैं यहां पर मान लेता हूं लेट बी सपोर्ट इज यील्डेड बाय डेल्टा। ठीक है सर, तो दिस इज द नेट डिफ्लेक्शन, दिस इज द नेट डिफ्लेक्शन, है ना भाई। मुझे ये पता है नेट डिफ्लेक्शन कितना है, यहाँ पर डेल्टा है। लेट अस सपोज इधर से रिएक्शन मिल रही है आर बी, ये भी हम लोग को पता है ना। अब अगर मैं यहाँ पर एज्यूम करता हूं कि ये सपोर्ट हटाकर सिर्फ रिएक्शन दिखा देता हूं, तो ये पूरा का पूरा एक ए सी एक सिंपली सपोर्टेड बीम बन जाती है। और हम लोग को पता है कि भाई जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके सेंटर पे कितना डिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू द यूडीएल, दैट इज डब्ल्यू एल रेस टू पावर 4 बाय ई आई इंटू 5/384, है ना। तो 5/384 इंटू डब्ल्यू एल रेस टू पावर 4 बाय ई आई, ये होता है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ड्यू टू द यूडीएल। लेकिन एक रिएक्शन भी है बी पर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उसकी वजह से आएगा यहाँ पर क्या, डब्ल्यू एल क्यूब बाय 48 ई आई। अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए लिख देता हूं माइनस, है ना, रिएक्शन एट बी लिख देता हूं फोर्स इंटू एल क्यूब बाय 48 ई आई, ठीक है सर। वैल्यूज पुट करेंगे अपन लोग बाद में यहाँ पर, बट पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ कुछ कुछ पोर्शन जो जो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 1/48 ई आई तो कॉमन आ जाएगा, एल की पावर 3 भी कॉमन आ जाएगी, एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर, टोटल 10 मीटर है ना, इनटू अब अंदर क्या बचेगा, देखिए 5 बाय ये क्या है 8, ठीक है। और बाकी यहाँ पर बचेगा एल माइनस आर बी, और इधर कुछ नहीं बचेगा, खैर ठीक है। एल क्यूब पूरा ले लिया और ई आई भी मैंने पूरा कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोगों को पता है डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी थी मुझे, है ना, नेट डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी थी।
तो पहली टर्म यहाँ पर हम लोग को पता है 10,000, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये मीटर में है। क्या है? मीटर में है। तो 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 48 EI। ई की वैल्यू पता है हम लोगों को 200 GPa है, मतलब 200 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² लिख सकते हो। आई की वैल्यू पता है 10⁻8 है, mm⁴ में, है ना। इसी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 से, तो mm में हो जाएगा ये कन्वर्ट न्यूमरेटर। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म। अब ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म देख लेते हैं। ये हो जाएगा 50 मीटर में, लेकिन हमें लिखना है mm में, तो 50/8 लिख देता हूँ। आर बी की वैल्यू मेरे पास है 11520, 11520 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये हो गया पूरी इक्वेशन जो मेरे को यहाँ पर कैलकुलेट करनी। ठीक है, कर सकते हैं अब आगे का काम, है ना, आगे का काम कर लीजिएगा। एंड फाइनल यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट विल बी अराउंड 3.5 mm। कितना आ जाएगा? 3.5 mm के आसपास आ जाएगी वैल्यू। दैट इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेट कैसे करना है ये चीज समझनी है। तो आपको यहाँ पर बोला है कि भी इक्वल रिएक्शन, तो आप पहले से इक्वल रिएक्शन मान लो और ये चेक कर लो कि बी पॉइंट का कितना डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोलता है दैट फॉर अ डिटर्मिनेट फ्रेम ड्रॉन बिलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भाई कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। बीम बीसी सब्जेक्टेड टू द एक्सियल फोर्स ऑफ 3 किलोन्यूटन। भाई अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ बीसी में, तो देखिए एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल वाला, है ना, और हॉरिजॉन्टल मुझे रिएक्शन कहाँ से मिल सकती है? जहां पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउड ना हो, है ना। अब देखो ए पॉइंट पे तो रोलर दिख रहे हैं, ए पॉइंट पे तो क्या दिख रहा है? रोलर दिख रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए क्या होगा? 0 होगा। वो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है ए पॉइंट या ए सपोर्ट, बी मूव नहीं कर सकता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब यहां से जरूर मिल सकती है एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। यस और नो? अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मेरे को दिख रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस दो लगे हैं, एक वर्टिकल 5 किलोन्यूटन और एक हॉरिजॉन्टल 3 किलोन्यूटन। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि अगर समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 0 करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एच बी, और ये जो हमारा फोर्स है 3 किलोन्यूटन का, ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे फॉर द इक्विलिब्रियम। खत्म कहानी। इसका मतलब एच बी की वैल्यू तो हो गई 3 किलो न्यूटन की, और अगर यहाँ पर 3 किलो न्यूटन का एक रिएक्शन मिल रहा है, इसका मतलब कि पूरा फोर्स इसी में ट्रांसफर हुआ होगा, इस डायरेक्शन में। यस और नो? पक्की बात है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ दैट बीसी में एक पर्टिकुलर एक्सियल फोर्स था। तो ये बात तो एकदम सही लिखी हुई है कि बीबीसी में क्या है? एक एक्सियल फोर्स प्रेजेंट होगा। अब सवाल ये आता है कि सर वर्टिकल यहाँ पर से रिएक्शन कहाँ कहाँ से मिल सकती है? देखिए वर्टिकली ऑब्वियस सी बात है ए मूव नहीं कर सकता, वर्टिकली बी भी यहाँ पर मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर वर्टिकल रिएक्शन आएगी। लेट अस सपोज दैट दिस इज वर्टिकल रिएक्शन एट बी एंड दिस इज वर्टिकल रिएक्शन एट ए। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है जो डायरेक्शन मैंने ले ली है मैं उसी के हिसाब से यहाँ पर साइन लिख लूंगा। तो समीशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू बी 0 लिख देते हैं। वी ए माइनस वी बी, माइनस लिखा है वी बी को क्योंकि वो डाउनवर्ड ले लिया था मैंने। डाउनवर्ड फोर्स कितना दिख रहा है यहाँ पर? दैट इज इक्वल टू बी और 5 शुड बी इक्वल टू बी 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? वी ए इज इक्वल टू बी 5 प्लस वी बी। ठीक है, चलिए ये बात तो क्लियरली यहाँ पर समझ में आती है। एंड अगर मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ क्या देखने को मिल रहा है मेरे को कि सर ये तो हो गई हमारे पास रिएक्शंस, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि ए पॉइंट जो दिख रहा है, ए पॉइंट पर क्या आएगा? नेट मोमेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समेशन ऑफ मोमेंट्स एट ए इक्वल टू बी 0। ठीक है, अब 6 किलोन्यूटन का मेरे को एक्सियल कंप्रेशन लिखा है सेकंड स्टेटमेंट में, इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना होगा? मुझे यहाँ पर रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, है ना। तो मैं क्या कर देता हूँ? सबसे पहले यहाँ पर मोमेंट एट ए इक्वल्स टू बी 0 करता हूँ। 5 किलोन्यूटन वाला जो फोर्स दिख रहा है ये, इसका मोमेंट ए पर तो 0 आएगा, आया ना की बात है ना। इसी के अलावा और क्या है यहाँ पर? से 3 किलोन्यूटन का फोर्स दिख रहा है, इसका जरूर मोमेंट आएगा, है ना। 3 इंटू कितना है? 6 मीटर। फिर इसके अलावा और किसका रिएक्शन आएगा? सर ये बीबी का रिएक्शन आएगा, है ना।
क्या लिख दूंगा इसको, पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव, नेगेटिव लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वीबी का जो रिएक्शन आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, और जो हमारा 3 किलो न्यूटन वाला फोर्स था वो भी क्लॉकवाइज दे रहा है, इसलिए इसको भी पॉजिटिव लिख लेते हैं। चलिए दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे एट ए। वीबी इंटू डिस्टेंस बोलो कितना है 15। फिर इसके अलावा क्या दिख रहा है, एक और फोर्स दिख रहा है, ये 3 किलो न्यूटन का रिएक्शन है ना, -3 इंटू टोटल डिस्टेंसेस 11। 11 क्यों, 5 + 6। तो चलिए इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, वीबी इंटू 15 इज इक्वल्स टू बी 33 - 18। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 15/15 इज इक्वल्स टू बी 1 किलो न्यूटन। लेकिन देखिए अब 1 किलो न्यूटन क्या है, वो डाउनवर्ड वाला है, दिख रहा है ना, डाउनवर्ड फोर्स मैंने दिखाया था वीबी वाला। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं इधर से पुट कर दूं, वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 + 1 दैट इज 6 किलो न्यूटन। का मतलब वी ए की वैल्यू 6 किलो न्यूटन है, और यहां से अगर 6 किलो न्यूटन की रिएक्शन मिल रही है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये पूरे ए सी में एक्सियल फोर्स होगा कितना, 6 किलो न्यूटन। तो ये एकदम सही लिखा है कि भैया एसी में 6 किलो न्यूटन का फोर्स है, निकाला भी मैंने। ठीक है, तो दोनों के दोनों ही यहाँ पर सही है, दोनों के दोनों सही है। इसका मतलब मैं कौन सा ऑप्शन पे टिक कर दूंगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा इजी था क्वेश्चन मेरे हिसाब से। अगर आपने इस तरह के फ्रेम्स के लिए एसएफडी बीएमडी बनाना सीखा है, जो कि मैंने सिखाया भी था आपको, अगर वो सीखा है तो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दैट अ 2 मीटर लॉन्ग बार ऑफ 0.4 मीटर डायमीटर लोडेड एज शोन इन द फिगर। भैया लेंथ की वैल्यू क्या दे दी गई है, 2 मीटर है, और डायमीटर की वैल्यू क्या दे दी गई है, एज 400 mm। भाई 0.4 मीटर दिया था, मैंने उसको डायरेक्टली mm में लिख दिया है। फिर आगे पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए, है ना। तो यहाँ पर अब जरा चेक करिए, क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो फोर्स दिख रहा है उसकी वजह से ए पर आ जाएगा आपका क्या, बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, और यहाँ पर एक टॉर्क भी दिया है, उसकी वजह से आपका शियर स्ट्रेस भी आएगा, है ना। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर ये बताओ दैट व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट एट ए, that is equals to be force into perpendicular distance. What is the force? That is 50 किलो न्यूटन, तो 50,000 न्यूटन। डिस्टेंस कितना है, तो दैट इज गिवन एज 2 मीटर लेंथ, तो 2 मीटर इज नथिंग बट दैट इज 2000 mm। यस और नो, इसी को लिखना चाहे देखिए कितने जीरो हो गए, 4 इधर और 3 इधर, है ना, और एक जीरो और आएगा 10 का। सो लेट अस सपोज 10 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन mm में यहाँ पर बोल सकता हूँ दैट दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है सर, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट। तो व्हाट विल बी द बेंडिंग स्ट्रेस, फॉर्मूला आप सबको पता है, दैट इज m/z होता है ना। m की वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल टू बी 10 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन mm। ठीक है, अच्छा z की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर कोई ऐसा नहीं दिया कि हॉलो बार है ये, तो ये ऑब्वियसली बात है, ये है एक सॉलिड बार, और सॉलिड बार के लिए z की वैल्यू क्या होती है, πd⁻³ है ना। d की वैल्यू क्या है, 400⁻³ ठीक है, इसको आप लोग आई होप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कैलकुलेटर होता है। वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी 15.92 न्यूटन पर mm²। बट सर ये हो गया हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। अब ऑब्वियसली बात है टॉर्क लग रहा है, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस भी आएगा, है ना। सो व्हाट इज द टॉर्क गिवन हियर इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी 25 किलो न्यूटन मीटर, है ना। 25 किलो न्यूटन मीटर दिया, मतलब क्या लिख दूं, 25 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। एक 10⁻³ आएगा किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, और एक और 10⁻³ आएगा मीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, टोटल हो गया 10⁻⁶। अब अगेन मेरे को ये पता है शियर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज P इंटू कैपिटल R/IP, है ना। इसको मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, एज इक्वल्स टू बी T/ZP लिख दो, और ZP की वैल्यू क्या होती है, πd³/16, है ना। तो 25 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय पाई इंटू 400⁻³ डिवाइडेड बाय 60। आई होप इसको भी इजीली आप लोग सॉल्व कर लेंगे, एंड दिस विल कम अप टू बी अराउंड 1.99 न्यूटन पर mm²। इसको लिख देता हूँ 2 के बराबर। ठीक है सर, एक शियर स्ट्रेस दिख रहा है और एक दिख रहा है नॉर्मल
स्ट्रेस, क्योंकि जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है। मुझे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है। तो भैया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब सिग्मा वन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी सिग्मा एक्स माइनस सॉरी प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर। आया ना। अब देखो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, यहाँ पर सिग्मा वाई तो है नहीं, मैं क्या लिख दूंगा, एज इक्वल्स टू बी, अच्छा प्लस लूं कि माइनस लूं, सब मेजर लेना है ना कि माइनर। मेजर के लिए क्या लेना चाहिए, प्लस लेना चाहिए, है ना। वैल्यूज पुट कर देते हैं, चलिए 15.92 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 15.92 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू इज 2। ठीक है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इजी है। लेकिन हाँ ये बोल सकते हो कि सर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में जरूर टाइम लग सकता है। आंसर क्या आएगा वो बता देता हूँ, दैट विल कम अप टू बी इक्वल्स टू बी 16.167 16.167 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। खत्म कहानी। तो बड़ा आसान था ये क्वेश्चन, हाँ या ना। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोलता है, that the temperature rise necessary to induce bulking in a 2.5 mm long circular rod of 30 mm radius। भाई बोल क्या रहा है कि यहाँ पर जो हमारा रॉड है उसकी लेंथ दे दी गई है, कितनी, लेंथ इज गिवन एज 2.5 मीटर एंड इसका रेडियस दिया गया है 30 mm। फिर आगे बोल रहा है पिन एट इट्स एंड, और फिर उसके बाद अल्फा की वैल्यू भी दे दी गई है। अल्फा की वैल्यू क्या दे दी गई है, दैट इज इक्वल टू बी 15 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है दैट व्हाट इज द टेम्परेचर राइज टू इंड्यूस बल्किंग। अब देखो बल्किंग कब होगी, बल्किंग तो तभी होगी ना जब बकलिंग लोड, आप यहाँ पर सही बकलिंग बोला था, बकलिंग कब होगी, जब मिनिमम बकलिंग लोड लगा दो, है ना, और दोनों एंड्स पिंड दिए हैं। तो आप सबको पता है व्हाट इज द बकलिंग लोड, व्हाट इज द बकलिंग लोड, दैट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। सबको फॉर्मूला पता है ना। ये लोड है, ये लोड है जो कि लगना चाहिए, है ना। अब अगर इतना लोड अप्लाई करवाना है तो उसके लिए कुछ यहाँ पर स्ट्रेस लगेगा, है ना। व्हाट इज द टेम्परेचर स्ट्रेस, व्हाट इज द टेम्परेचर स्ट्रेस अपॉन एक्सपेंशन, अपॉन एक्सपेंशन बाउंडेशन, है ना। अगर एक्सपेंशन बाउंडेड होगा तो कितना टेम्परेचर स्ट्रेस आता है वो सबको पता है, दैट इज अल्फा इंटू टी इंटू ई, पता है ना। इवन फर्स्ट वाला जो सेशन था हमारा मॉक टेस्ट का, उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी मिले थे, है ना। तो वहां पर मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला कैसे आ जाता है। लेकिन अभी ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द स्ट्रेस, हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो व्हाट इज द फोर्स इंड्यूस्ड, फोर्स इंड्यूस्ड ड्यू टू टेम्परेचर राइज, दैट विल बी इक्वल टू बी स्ट्रेस इनटू एरिया, यस और नो, यही हो जाएगा फॉर्मूला, बोलो हाँ या ना। ये होगा फॉर्मूला फोर्स का, दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, अल्फा इंटू टी इंटू ई इंटू ए शुड बी इक्वल्स टू बी पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ई तो कैंसल आउट होता दिख रहा है, क्या लिख दूं आगे, चलो अल्फा की वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁻6, टेम्परेचर चेंज निकालना है मेरे को, एरिया की वैल्यू पता है पाई बाय 4 इंटू डायमीटर, रेडियस दे दिया गया था, तो एक काम करता हूँ पाई आर स्क्वायर ही लिख देता हूँ डायरेक्टली, है ना। कितना दिया 30 mm, 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी पाई स्क्वायर ई आई, आई ई की वैल्यू मैंने कैंसिल आउट कर दी है अभी फिलहाल, यहाँ पर आई बचेगा फॉर द सर्कुलर इज पाई बाय 64 इंटू डायामीटर। अब डायामीटर की वैल्यू क्या होगी 60 रेज टू पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल, व्हाट इज द लेंथ, दैट इज 2.5 मीटर। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा सारी वैल्यूज हमने अभी तक सेंटीमीटर में सॉरी एमएम में लिखी है, इसलिए इसको भी कर लीजिए एमएम में, 2500 mm स्क्वायर। ठीक है, एल इफेक्टिव लिखना चाहिए था, और पिंड वाले में जो एक्चुअल लेंथ होती है वही होती है इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको अब आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, एंड सॉल्व करके क्या वैल्यू निकाल लोगे, टी की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, कैलकुलेट करके जो फाइनली आंसर आ जाता है दैट इज अराउंड 23.69 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस इज द आंसर जो कि एक्चुअली दिया भी गया था कौन सा ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो यहाँ पर सेशन का आखिरी क्वेश्चन था, क्या बोलता है,
that a rubber ball is inflated to a pressure of 80 किलो पास्कल। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रबर बॉल है, इन्फ्लेशन प्रेशर दिया जा रहा है, मतलब वो अंदर वाला प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर। यस और नो? दैट इज द इंटरनल प्रेशर। कितना है इंटरनल प्रेशर? इंटरनल प्रेशर इज गिवन एज इक्वल टू बी 80 किलो पास्कल। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्या बोलता है, that at that pressure diameter of ball is 150 mm. What is the diameter of ball? Diameter of the ball is 150 mm. बॉल मतलब स्फेरिकल बॉल की बातें हो रही है ना? तो शेप ऑफ द शेल इज स्फेरिकल। फिर आगे क्या बोल रहा है, वॉल थिकनेस इज गिवन एज 5 mm। पॉइजन रेशियो की वैल्यू दे दी गई है 0.45 और ई की वैल्यू दे दी गई है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बहुत छोटी सी वैल्यू दे दी गई है भैया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो ई है एमपीए में दिया था, एमपीए इज नथिंग बट दैट इज न्यूटन पर एनम स्क्वायर होता है। कन्वर्जन मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बताया था, जहां मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन हमने किया था, है ना? तो ऑब्वियसली बात है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि अगर आप थर्ड मॉक टेस्ट तक आए हो तो आपने फर्स्ट और सेकंड मॉक टेस्ट जरूर दिए होंगे। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो पहले और दूसरे मॉक टेस्ट में हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन को कवर अप किया था। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। अभी फिर आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन द बॉल। मैक्सिमम स्ट्रेन पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है भाई, मेरे को मेजर स्ट्रेस, मेजर स्ट्रेन पूछ रहा है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन पूछ रहा है। ठीक है सर, बट पहले ये बताओ दैट व्हाट आर द स्ट्रेसेस दैट आर जनरेटेड। भाई अगर मैं यहाँ पर स्फीयर की बात करता हूं इन स्फेरिकल शेल, तो ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि स्फेरिकल शेल में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाए या फिर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस हो जाए, सब बराबर होते हैं। कितना होता है, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी, और कितना होता है, पी डी बाय 40 के बराबर होता है ना? तो पी डी बाय 40 के बराबर वैल्यू पुट कर देते हैं। पी की वैल्यू पता है 80 किलो पास्कल है, किलो पास्कल इज नथिंग बट दैट इज किलो न्यूटन पर एमएम पर मीटर स्क्वायर, है ना? तो इसको मैं लिख देता हूं 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमीटर की वैल्यू पता है मेरे को, कितनी दी गई है, 0.15 मीटर, है ना? एंड थिकनेस, थिकनेस की वैल्यू पता है, दैट इज 5 mm। तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर। सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करके फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी पहले तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितनी आ जाती है, दैट विल कम अप टू बी इक्वल टू बी 6 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, पूछा जो गया है वो क्या है, अच्छा यूनिट नहीं दिख रही यार, यूनिट में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी आप लोगों के साथ, फिर भी चलिए देखते हैं। अच्छा स्ट्रेन पूछा है ना, फिर तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, मेरे पास आ गया है अभी फिलहाल मेजर स्ट्रेस। अगर मैं मैक्सिमम स्ट्रेन की बात करूं, अच्छा मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है स्फेरिकल अगर शेल है, तो ये आप सबको फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू बी सिग्मा बाय ई इंटू 1 माइनस म्यू। भाई दोनों के दोनों ही यहाँ पर जो स्ट्रेसेस है वो इक्वल इक्वल होते हैं, है ना? इसलिए मैंने सिग्मा को कॉमन ले लिया है यहाँ पर बाहर, है ना? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को एज इक्वल टू बी नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी 0.6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, है ना? इधर लिख देते हैं 0.6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 1 माइनस ई की वैल्यू, सॉरी म्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज 0.45 एंड ई की वैल्यू क्या है, दैट इज 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर है? बड़ी आसानी से अब यहाँ पर आप लोग वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आ जाएगी वैल्यू, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी 0.0943, और यही पूछा गया था, बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था आपका मॉक टेस्ट। क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा होगा तो आपको इजी लगेगा, और अगर आप लोग ये कर रहे हो कि डायरेक्टली सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हो, भाई मेरी बात मानो, नुकसान मेरा नहीं, नुकसान आप लोग खुद का कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के फॉर्म में देने का एक्चुअली मोटिव सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये है ताकि आप थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर फील कर पाओ। अब एग्जाम का प्रेशर तब फील कर पाओगे जब ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे मॉक टेस्ट देते टाइम। जब टेस्ट चल रहा है प्रीमियर में, उसको जानबूझकर इसलिए करता हूं ताकि आप एक टाइम के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और साथ साथ कमेंट करते चले सभी के सभी, है ना? थोड़ा सा कंपटीशन की भावना आए आप सभी में, पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, है ना, एक टाइमर के साथ अंडर प्रेशर, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखें। ऐसा ना करे, क्योंकि देखो मैं यूट्यूब पे तो दोनों ही वीडियोस दे देता हूं, ऐसा ना करे कि यार डायरेक्टली सिर्फ सॉल्यूशन वाला वीडियो देखेंगे हम लोग
टेस्ट देने की क्या जरूरत है यार, सिर्फ आधा काम किया ना आप लोगों ने। अब मेन काम तो वही था, प्रेशर फील करना, वो तो किया ही नहीं आपने। सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी तो भैया वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के तो बहुत सारे वीडियोस है, सभी जगह मिल जाते हैं। बुक से भी कर सकते थे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो फिर वीडियो देने का फायदा क्या? समझ रहे हैं? नुकसान आप खुद का कर रहे हो अगर डायरेक्टली सिर्फ वीडियो देख रहे हो सॉल्यूशन वाला। मॉक टेस्ट भी दो पहले, ठीक है? अभी फिलहाल सेशन को एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक लगातार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हैप्पी इंजीनियरिंग।